नमस्कार, मेरा नाम है नील और दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपको अपडेटेड रखते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आपकी जानकारी हमेशा दुरुस्त रहे। आज के एपिसोड में भी हम एक अहम अंतर्राष्ट्रीय घटना के साथ हाजिर हैं। बीते दिनों एशिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। शांत देश का तमगा रखने वाले जापान ने नई राष्ट्रीय रक्षा नीति का ऐलान किया। इस नीति में सैन्य क्षमता को मजबूत करने का खाका तैयार किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शांति के रास्ते पर चलने वाला जापान अब फिर से अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करेगा। असल में जापान चीन और उत्तर कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इन दोनों को खुद के लिए बड़ा खतरा बता रहा है। लिहाजा जापान ने अब बुद्ध के रास्ते को छोड़कर युद्ध की रणनीति तैयार करने का फैसला किया है। नई रक्षा नीति में दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए काउंटर स्ट्राइक की क्षमता को बढ़ाने की बात कही गई है। जापान के प्रधानमंत्री ने देश के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार सेना निर्माण की घोषणा की है। नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत दोगुने से भी ज्यादा रक्षा बजट का ऐलान किया गया है। जापान ने साफ कहा है कि उसका फोकस चीन पर रहने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि चीन की इन कवायदों का आखिर मकसद क्या है, क्योंकि जापान ने इसके लिए करीब 315 अरब डॉलर का भारी भरकम बजट रखा है। जिस जापान ने ऐसी योजना की कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसी जापान को यह बजट अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश बना देगा। जापान ने अपनी रक्षा नीति में भारत के अलावा इंडो पैसिफिक समूह क्वाड के सदस्यों संग भी सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है। इसलिए आज जापान की नई रक्षा नीति के मायनों को समझेंगे। एक दशक पहले सुरक्षा दस्तावेज में जापान ने चीन और रूस को रणनीतिक भागीदार बताया था और उत्तर कोरिया को प्रमुख खतरा माना था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि नई रक्षा नीति में चीन निशाने पर है, इस पर भी बात करेंगे। बताएंगे कि जापान को इस नई रक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी, इस रक्षा नीति में भारत के लिए क्या कुछ है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस नीति की मुख्य बातों को समझ लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने 35,000 करोड़ डॉलर के हथियार खरीदने का ऐलान किया है। नए सुरक्षा दस्तावेज के मुताबिक जापान के रक्षा खर्च में अगले 5 साल में 315 अरब डॉलर यानी करीब 26 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। 2027 तक कुल सालाना खर्च 80 अरब डॉलर हो जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक जापान अगले 5 सालों में 37 अरब डॉलर यानी 3 लाख करोड़ रुपए लगाकर लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें खरीदेगा। इसमें अमेरिका से 500 टॉमहॉक मिसाइल खरीदने की बात शामिल है। जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री अपने टाइप 12 सरफेस टू शिप गाइडेड मिसाइल में सुधार करेगी और बड़े पैमाने पर इसका निर्माण करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक जापान नए हथियारों पर भी शोध करेगा। इसमें हाइपरसोनिक हथियार और मानव रहित एयरक्राफ्ट शामिल हैं। असल में दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद जापान ने शांतिवादी संविधान अपनाया था। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत वो कभी भी किसी देश के साथ अपने विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। 1956 में जापान ने जो अपनी शांतिवादी नीति बनाई, उसमें अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई थी। हालांकि अब आप सवाल पूछेंगे कि अब ऐसा क्या हुआ है कि जापान ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। असल में जापान खुद पर मिसाइल हमलों की आशंका जता रहा है। जापान का कहना है कि मौजूदा इंटरसेप्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोकने के लिए काफी नहीं है। जापान की इस चिंता की वजह है कि उत्तर कोरिया ने इस बार 30 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च की हैं। इनमें से एक मिसाइल ऐसी भी थी जो जापान के ऊपर से गुजरी। दूसरी ओर चीन ने दक्षिणी जापानी द्वीपों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। बीते दिनों जब अमेरिकी सांसद नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी, तब चीन ने ताइवान को घेर कर सैन्य अभ्यास किया। इस दौरान चीन ने कई बार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से कुछ जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गिर गई थी।
ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने जानबूझकर जापानी इलाके में अपनी मिसाइलों को दागा था। इसलिए जापान खुद की सुरक्षा के लिए इन हमलों पर आगे जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहता है। जापान का कहना है कि जवाबी हमला करने की क्षमता हासिल करना उसका संवैधानिक अधिकार है। दूसरी ओर यूक्रेन पर रूसी हमले को जापान दुनिया भर के देशों के लिए एक सबक मानता है। ऐसी किसी परिस्थिति से निपटने के लिए किसी देश से मदद चाहने की बजाय जापान आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से जापान इस दिशा में काफी तेजी से काम कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पहले अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़काया, लेकिन जब जंग की शुरुआत हो गई तब वो साथ आने की बजाय दूर से ही मदद कर रहे हैं। ऐसे में जापान को भी लगता है कि जिस अमेरिका ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई है, वो मुश्किल परिस्थिति में उसकी मदद करेगा ही, ये जरूरी नहीं है। यही वजह है कि जापान की इस नीति को अमेरिका पर से निर्भरता कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। खास करके ध्यान रखना चाहिए कि चीन के निशाने पर जापान भी है। वजह है कि चीन और जापान के बीच कुछ द्वीपों को लेकर ऐतिहासिक विवाद है। ये द्वीप समूह ताइवान के उत्तर पूर्व में है और ये मानव विहीन है। कभी इन द्वीपों पर जापानी सी फूड की फैक्ट्रियां थी और जापान इन्हें ऐतिहासिक रूप से अपना बताता है। मगर चीन का दावा है कि जापान ने इन द्वीपों को 1895 में चीन से छीन लिया था और दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इन्हें चीन को लौटाया जाना चाहिए था। ऐसे में जापान को लग रहा है कि रूस की तर्ज पर चीन उस पर हमला कर सकता है, क्योंकि इन दोनों ही झगड़ों में कुछ इलाकों को लेकर विवाद शामिल है। जहां तक भारत का सवाल है, तो चीन जैसे देश का मुकाबला करने के लिए जापान ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कही है। असल में हिंद प्रशांत इलाका रणनीतिक रूप से जापान के लिए बेहद अहम है। ऐसे में सुरक्षा रणनीति के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में जापान मुक्त प्रयासों को बढ़ावा देना चाहता है। जापान ने कहा है कि वो क्वाड के बाकी सदस्य मसलन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस नई नीति से क्या समझा जाए। अगर जापान के नजरिए से देखा जाए तो इसका मकसद खुद की सुरक्षा करना है और यह जायज भी है। लेकिन सोचने वाली बात है कि दुनिया के देशों को अपनी रक्षा के लिए इतने खर्चों की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। देखा जाए तो दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों का रक्षा खर्च को बढ़ावा देने का वैश्विक स्तर पर भी गहरा असर होगा। इससे दुनिया में हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिलेगा और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं पर भी रक्षा खर्च में बढ़ोतरी करने का दबाव बनेगा। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि दुनिया भूख और बीमारी को खत्म करने की बजाय मरने मारने वाले हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन एक अलग ही वैश्विक समस्या है, मगर इससे निपटने के लिए पीड़ित देशों को अनुदान देने की बजाय अमीर देश हथियारों पर खर्च करने में लगे हैं। बहरहाल जापान की यह नई नीति दुनिया को कितना प्रभावित करेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब समय है आज के सवाल का। सवाल है, जापान को नई रक्षा नीति की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? बदलती वैश्विक परिस्थिति में आप इस नीति को किस रूप में देखते हैं, वर्णन कीजिए। हमारे इस कार्यक्रम को लेकर आपके क्या फीडबैक हैं और क्या कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।